चरणों में मेरा नमन। बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को मेरा जय भीम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वेलफेयर स्टूडेंट एसोसिएशन के सौजन्य से जो आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं, उसमें मेरे साथ आए एडवोकेट सुरेश सैनी जी, अनिल मंगेर जी और अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी अजय रांटा जी, डॉक्टर मदन जानता जी, डॉक्टर टीना जी और समस्त उपस्थित लोगों को जय भीम, जय भारत। से ज्यादा ही जानेंगे। फिर मैंने इनको आग्रह किया कि जब आप बुला ही रहे हैं तो मेरा सब लोगों से इंटरेक्शन तो है नहीं, मैं कोशिश करूंगा आज के मीटिंग में कि आप लोगों से मैं कुछ सीखूं और मैं कुछ आप लोगों को कुछ नई बात बताऊं जो मेरे को आती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से जो बोधिसत्व होते हैं जब वो उनका अंत होता है तो उनको हम परिनिर्वाण करते हैं। तो जो परिनिर्वाण है, हम महापुरुषों के लिए जो बुद्ध को मानने वाले बाबा साहब के फॉलोअर है, वो सभी लोग जो है जो बुद्ध के आइडियोलॉजी को मानते हैं, उन लोगों के लिए जो महापुरुष है, उन लोगों के लिए हम महापरिनिर्वाण का यूज नहीं करते हैं। जो महापुरुष है उनके लिए हम परिनिर्वाण, जो महापरिनिर्वाण है हमको सिर्फ बुद्ध के लिए ही यूज करना है। और जो निर्वाण है, निर्वाण जो है आदमी जीते जी हो सकता है निर्वाण ज्ञान। हाँ, तो जब उनका ये पंचतत्व में लीन होते हैं तो उसके बाद उनको परिनिर्वाण कहते हैं। अब बात आती है कि बाबा साहब के बारे में सब तो जानते हैं, तो मैं भी थोड़ा सा बोलूं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, इस देश का संविधान लिखा, मतलब इस देश का कानून 26 जनवरी 1950 को इस देश में कानून लागू हो गया। मतलब इसके मायने है कि इस देश में कानून नहीं था। क्या इस देश में 1950 से पहले कानून नहीं था कि जो बाबा साहब ने कानून बनाया? तो हमको यह सोचना चाहिए। और जो इतिहास के कितने रिसर्च वाले होते हैं, हिस्ट्री के वही है, कोई नहीं। मतलब जब हम ये देखते हैं कि बाबा साहब ने संविधान बनाया, तो हम इस बात पे हम नहीं देखते हैं कि उससे पहले क्या संविधान नहीं था इस देश में। इससे पहले कोई संविधान नहीं था, व्यवस्था तो थी, तो कानून नहीं था। तो इसके लिए हमको ये देखना है कि बाबा साहब कहते हैं जो कौम अपना इतिहास भूलता है वो सदा के लिए गुलाम होता है। और हमको इतिहास की जानकारी जरूरी है क्योंकि इतिहास से हमको प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से सोच बनती है, सोच से शक्ति पैदा होती है और शक्ति से सत्ता प्राप्त होती है। बाबा साहब कहते हैं कि सोच से शक्ति पैदा होती है और शक्ति से सत्ता प्राप्त होती है, और सत्ता वो चाबी है जिससे सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो इस सत्ता पे ले जाने के लिए बाबा साहब ने हमको आज इस स्टेज पे खड़ा करने के लिए, आपको इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, तो बाबा साहब ने क्या किया? तो इस देश में 600 साल मुगलों ने राज किया, 600 साल करीब मुगलों ने राज किया। उसके बाद 200 साल जो है अंग्रेजों ने राज किया। ऐसी कौन सी नौबत आ गई भारतीयों को कि 800 साल तक इन्होंने बोला नहीं कि भारत छोड़ो। जब अंग्रेजों के 200 साल तो
100 साल ही पूरे हुए थे तभी भारत के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। मुगलों को तो नहीं बोला कभी कि भारत छोड़ो, तो अंग्रेजों को ही क्यों बोला? क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने वो चीज दिया इस व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में, जो बाकी जितने भी हुक्मरान थे भारत के, उन्होंने सब हमसे छीन रखा था। मतलब इस देश के जितने भी मूल निवासी लोग थे वो जब तक गुलाम नहीं हुए थे, जब तक गुलाम नहीं हुए तब तक इनका लगातार शोषण किया। अब इतिहास में हम जब जाते हैं तो इस देश में मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा संस्कृति, इसमें जब खुदाई में आप पता लगता है, बहुत रिसर्च चला इस पे, तो जब बात निकलती कि ये देश जो है मूल निवासी उनका देश है। भारी आक्रमणकारी लोग आए और इस देश के लोगों को गुलाम बनाया। तब जब गुलाम बनाया तो अब गुलाम एक साथ नहीं बने, जितने मूल निवासी थे एक साथ गुलाम एक साथ नहीं बने। तो जो सबसे पहले इसी समाज में, जो भारत में, जो बृहद भारत था, उसमें जो सबसे पहले गुलाम हुआ उनको बोलते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको बोलते हैं ओबीसी। और जो लड़ते लड़ते गुलाम हुआ उनको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। और जो जिन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की वो मैदानों को छोड़कर भाग गए, उनको बोलते हैं शेड्यूल कास्ट। जिन लोगों ने ये बोला कि हमारी जो गुलामी है ये तो, इसका कारण तो धर्म है, हम इस धर्म को ही छोड़ देंगे, तो वो लोग कहलाए माइनॉरिटी। उन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया, कोई बौद्ध बन गए, कोई सिख बन गए और कोई मुस्लिम बन गए, उनको बोलते हैं माइनॉरिटी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्टडी किया उसमें ये देखा कि देश के मूल निवासी है ये भारत के 85% लोग हैं, जिसमें 15% शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब, ये सब इकट्ठे जब मिलते हैं तो 85% लोग होते हैं। और 85% लोगों पे शासन किसका है आज? 15% लोगों का। अब ये पेन है, जो पेन, ये पेन है, पेन में जो है ये 85%, जो स्याही है ना ये 85% है, और जो ये आगे नींब है ये 15%। जब तक ये काम करेंगे ना, ये लिखते रहेगा, मतलब जब तक है ना ये स्याही तब तक ये लिखते रहेगा 15%, और तब तक जो है ये इस तरह से पीछे रहेगा। जिस दिन इन्होंने काम करना बंद कर दिया, मतलब 85% लोगों ने काम करना बंद कर दिया, तो उसके बाद ये ढक्कन लग जाएगा, मतलब ये बेकार हो जाएगा। मतलब 85% लोगों का जितना योगदान इस समाज में, इस राजनीति में, इस सामाजिक व्यवस्था में है, वो अपने आप में आज समझ नहीं पा रहे कि हमारा कितना बड़ा महत्व है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अब इतिहास को जानने की कोशिश की। क्यों जानने की इतिहास को कोशिश की? क्योंकि बुद्ध ने बोला था ना, बुद्ध ने कहा था कि संसार दुखों का घर है, और दुखों का कारण है इच्छा, और जहां इच्छा होता है वहीं से दुख शुरू हुए थे। और बाबा साहब अम्बेडकर को भी इच्छा हुई कि मेरी हालत ऐसी कैसे हुई, क्यों मैं अछूत हूं और क्यों मुझे पानी नहीं मिलता है, क्यों मेरे समाज को पढ़ने से वंचित किया। उनको इच्छा हुई ना, जब उनको इच्छा हुई तो उनको दुख हो गया कि मैं इस जो कारण है इसका, कि इसको मैं ढूंढूंगा, इस कारण को मैं ढूंढूंगा। और बाबा साहब के बारे में जीवनी आप लोगों को पता है। बाबा साहब जो है 1891 में पैदा हुए। उसके बाद उन्होंने विलायत पढ़ाई की। विलायत पढ़ाई वो जो है गायकवाड़ के वजीफा के कारण, क्योंकि मेधावी छात्र थे, उन्होंने विलायत भेजा। और जब विलायत में गए थे तो उसके बाद जब उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, मतलब जो कंडीशन था, जो राजा गायकवाड़ थे उन्होंने जो कंडीशन लगाया था कि जैसे ही आपकी पढ़ाई पूरी होगी, जिसके लिए स्टाइपेंड दे रहा हूँ मैं, आपने वापस आना है और मेरे राज्य में नौकरी करना है। जब वापस आए हो तो जो बाबा साहब अम्बेडकर है उस रियासत में वो डिफेंस सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हुए थे।
पर उस समय की जो व्यवस्था थी, जो उनका पीएन था वो भी उनको पानी बड़े दूर से देता था। फाइल भी अगर देना है तो उन्होंने बाबा साहब को बांध के डंडे के द्वारा दिया था। तो और जब बाबा साहब चलते थे तो उनका कारपेट भी उठा लिया, जो कमरे के अंदर कारपेट लगा था। तो बाबा साहब ने उनको पूछ लिया कि भी आपको पता है मैं कौन? बोलो पता है साहब, साहब पता है कि आप जो है डिफेंस सेक्रेटरी है, मेरी नौकरी को आप खा लेंगे, मेरी नौकरी खत्म कर देंगे। तो कि आप जो है आप जो यहाँ की शासन व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, जो शासन व्यवस्था है, उसके हिसाब से आप शूद्र होते हैं और शूद्रों को मैं अफसर नहीं मानता। तो ऐसी घटना शाहू जी महाराज के साथ हुई, जिन्होंने बाद में रिजर्वेशन पॉलिसी भी लाया था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब ये देखा, उन्होंने नौकरी भी छोड़ दी थी उन्होंने, और उनको तो रहने के लिए कमरा भी नहीं था, पारसी के यहाँ ठहरे थे वो, और 10वें दिन उनको वहां से भी भागना पड़ा था। तो जब वो फिर से विलायत गए थे तो पढ़ने के लिए, तो देखो अंग्रेजों ने यहाँ से जितने भी अच्छे चीजें वो सारी ले ली, जो अच्छी थी, जो उनको लगा कि एंटीक है, वो सारे ले गए थे। तो बाबा साहब को इच्छा जो हुई थी, वो लाइब्रेरी में गए थे। लाइब्रेरी में जब देखा उन्होंने ब्रिटेन की लाइब्रेरी में देख लिया, और उसको जब पढ़े 649 पेज का, तो उन्होंने कहा ये मेरी गुलामी का कारण है। मनुस्मृति जो है हमारे समाज में, जो बहुजन समाज 85% है, इनकी गुलामी का वो जो है कानून था। तो और उसमें ऐसा क्या था, बाबा साहब ने क्या देखा कि मनुस्मृति जो पहला जो चैप्टर है, जहाँ से शुरू होता है सेक्शन से पहले जो प्रेफेस है, उसमें ये मनुस्मृति के बारे में बताया है। और लॉ के स्टूडेंट आगे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, लॉ तो पक्का पढ़ेंगे, वो सेक्शन तो पक्का पढ़ेंगे। जो पहला पेज है उसमें मनुस्मृति के बारे में बताया है। मनुस्मृति क्या बोलता है कि ये समाज होगा। मनुस्मृति बनाया था जो महर्षि मनु ने, वो इसलिए बनाया था क्योंकि जो शासन व्यवस्था है इसको लागू करना है, जो व्यवस्था है इसको बनाए रखना है, अपना जो सर्वोच्च व्यवस्था है इनकी उसको बनाए रखना, उसके लिए मनुस्मृति मनु द्वारा लिखा गया था। तो मनुस्मृति में क्या समाज होगा, और समाज में जो है जो लोग हैं उनकी उत्पत्ति होगी। जो लोगों की उत्पत्ति होगी तो उसके बारे में मनुस्मृति बोलता है कि ये जो लोग है ना, ये जो है ब्रह्मा के द्वारा पैदा हुए। तो मनुस्मृति कहता है जो समाज है वो होगा, तो वो कैसा होगा, उसमें 4 वर्ण होंगे। 4 वर्ण होंगे। पहला वर्ण ब्राह्मण होगा, दूसरा वर्ण क्षत्रिय होगा, तीसरा वैश्य होगा, चौथा शूद्र होगा। तो जो 3 वर्ण है इनको हम द्विज बोलते हैं, और बाकी जो चौथा वर्ण है वो एकज होते हैं। उनकी जातियां होती, बाकी का वर्ण होता है। तो जो मनु ने बताया है कि उत्पत्ति कैसे होगी, बताया है कि मतलब ये व्यवस्था होगा, पर उत्पत्ति कैसे हुई? ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मनुस्मृति बोलता है ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई, और क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजाओं से, और जो वैश्य है उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के उदर से, और जो शूद्र है चौथा वर्ण उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुई। अब जो उत्पत्ति बता दिया, तो उन्होंने बताया कि इनका काम क्या होता है। उसके बाद बताया कि इनका काम क्या होगा। मनुस्मृति में लिखा गया है कि ये ब्राह्मण का काम वही काम है जो मुंह का काम है। मुंह से उत्पत्ति हुई ना, तो मुंह का क्या काम है? मुंह का काम है बोलना। तो बोलता कौन है? मतलब जो सिखाता है वो ब्राह्मण करेगा, सिखाने का काम ब्राह्मण करेगा। और जो क्षत्रिय है वो जो क्योंकि भुजाओं से उत्पत्ति हुई उसकी, अगर भुजा को मैं इस तरह से दिखाऊंगा तो आप क्या मानेंगे कि मैं बलशाली हूं, अपना बल प्रदर्शित करता हूं। तो क्षत्रिय का जो उत्पत्ति भुजाओं से हुई, और जो वैश्य है वैश्य उधर से, तो शूद्र पैर से। तो इनका काम है जो ब्राह्मण का रक्षा है वो कौन करेगा? वो बोला क्षत्रिय करेगा, क्योंकि वो बलशाली होता है।
और जो उदर है, उदर से जो उत्पन्न हुआ है, वैश्य का क्या काम होना चाहिए? उसका काम होना चाहिए धन व्यवस्था, मतलब जो राज्य है उसमें धन को, पैसे को इकट्ठा करना, मतलब धन दौलत को इकट्ठा करना। और जो चौथा वर्ण है उसका काम है, पैसा का काम है पूरे शरीर को संभाल के रखना। ऐसे ही काम है शूद्र का कि 3 वर्णों की सेवा करनी। अब ये हुआ उनका काम। मनुस्मृति आगे बोलते हैं नाम, कि नाम कैसा होगा? कि ब्राह्मण का नाम विद्यावाचक होना चाहिए, जैसे ज्ञान सागर, शील सागर। क्षत्रिय नाम कैसा होना चाहिए? बलवाचक होना चाहिए, शमशेर सिंह, विशंबर सिंह, जिसके नाम से पता लगे बड़ा खतरनाक आदमी है। जो वैश्य है उनका नाम कैसा होना चाहिए? उनका नाम होना चाहिए धनवाचक, जिसके नाम से पता लगे बहुत पैसे वाला है, हीरा लाल। अब पैसा इंडियन जो करेंसी है तो बड़ा बाद में आया, तो उस समय हीरा मोती यही चलता था। तो कैसा नाम होना चाहिए? धनवाचक, हीरा लाल, पन्ना लाल, मोती लाल। और शूद्र का नाम क्या होना चाहिए? घृणावाचक दास होना चाहिए, कलुआ, मंगुआ, भिक्षु, इस तरह का नाम। तो ये जो हमारे पूर्वजों के नाम है, जो हमारे पूर्वजों के नाम है, आप अपने घर में अगर अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो आपके दादा नहीं तो परदादा का नाम कुछ ऐसे ही होगा जिसके नाम से हास्य का पात्र बन जाए। तो इस तरह का नाम हमारे को मिलता है। हमारे को हिमाचल में भी ऐसा नाम मिलता है, कलवा, मंगवा, रामदास, श्यामदास, मिलता है या नहीं मिलता है? वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो जो है उस समय का यूनिवर्सल जो लॉ था वो यहाँ पर लागू था। चाहे राजा बंगाल हो, चाहे राजा कश्मीर हो, चाहे राजा एक ही जैसा कानून यूज करता था, उसका नाम था मनुस्मृति। उसके हिसाब से तो उसमें मनुस्मृति क्या बोलता है? क्षत्रिय का जो काम है ना, वो जो है देश की रक्षा करनी है। शूद्र का जो है सबकी सेवा करनी है। और जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का काम है बाकी को पढ़ा। देखो अब ये व्यवस्था दंड विधान लागू किया है ना, तो आज भी ये दंड विधान लागू है। जो आज का दंड विधान है उसमें ये लिखा चोरी करना पाप है, चोरी करना गुनाह है, ये बोला है। चोरी करना गुनाह है, फिर भी तो चोरी होती है ना। चोरी होती है तो क्या प्रावधान है? तो प्रावधान है कि इंडियन पेनल कोड में जो है कंसर्न सेक्शन के तहत उसको कानून जो है उसके ऊपर कानून हावी हुआ था और उसको ट्रायल पे चला गया था। के हिसाब से अगर कोई काम नहीं करता था तो उसके लिए क्या था? उसके लिए भी दंड का मतलब प्रावधान था कि अगर आपने नाम शूद्र नाम होते हुए अगर क्षत्रियों का नाम रखा तो आपके लिए दंड का विधान है। तो जो हमारे जो जितने भी जो पूर्वज है वो जो है 3 तरह से बिल्कुल लाचार थे। नंबर 1 शिक्षा से, नंबर 2 जमीन से, नंबर 3 पैसे से। तीनों तरह से लाचार है। क्यों लाचार थे? क्योंकि मनुस्मृति बोलता है कि अगर शूद्र आदमी अगर वो पैसे को इकट्ठा करता है, जमीन को इकट्ठा करता है, या शिक्षा नहीं, पैसा इकट्ठा करता है, जमीन इकट्ठा करता है, राजा को पूरा हक है कि उसकी आधी जमीन छीन ले या तो पूरी जमीन भी छीन ले, राजा को हक। ये उस समय का काम है। अगर शूद्र आदमी कोई गर्भ से कोई किसी को पढ़ाए तो दंड का प्रावधान है कि उसकी जीवा को काट दे। अगर कोई पढ़ाते हुए सुन ले तो उसके कान में गरम तेल लगा ले या सीख लगा ले। अगर वो गर्भ से द्विज के सामने जो धो जाती मतलब जिसका 2 जन्म होता है, इनके सामने बैठ जाए तो दंड का प्रावधान है कि उसके यहाँ पर पिछवाड़े में गर्म सलाखे लगाए। और इस तरह के बहुत सारे 649 पेज का आप लोगों ने पढ़ लेना। तो जब बाबा साहब ने ये चीज मनुस्मृति जब उन्होंने इसको पढ़ा तो उनको पता लगा कि ये मेरे गुलामी के कारण है। तो 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया। जो वापस भारत आए थे उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था। मैं इस कानून को नहीं मानता जिस कानून ने मुझे गर्भ में खड़ा किया, मुझे जानवरों से बदतर जिंदगी जीने पे मजबूर किया। तो उसके बाद बाबा साहब अपने समाज में जब पढ़ाई कर रहे थे वो, तो समाज में लोगों को देख रहे थे कि उनकी जो
दयनीय स्थिति है उसके बारे में उन्होंने बोला कि मैं कुछ करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि बुद्ध ने कहा था संस्कार दुखों का घर है, ठीक है, दुखों का कारण इच्छा। पर बुद्ध बोलते कि इच्छा जो है, इच्छा का भी निवारण है, दुखों का निवारण है। दुखों का निवारण क्या है? कि शिक्षित बनो, बोला ना, शिक्षित बनो। तो बाबा साहब शिक्षित तो बन गए, समाज को भी पढ़ लिया। उसके बाद क्या किया उन्होंने? भाई संगठित रहो। किसको संगठित करेंगे? उस समय तो हमारे लोगों की हालत गुलाम वाली थी। तो उन्होंने बोला कि मैं करूंगा इस चीज को। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़े लिखे होने के बावजूद, क्योंकि वो पढ़े थे ना, वो पढ़े क्यों थे? क्योंकि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत में लागू हो गई थी। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति भारत में लागू हो गई थी और कोई भी आदमी उस समय पढ़ सकता था। और जो मनु का समृद्धि है उसको अंग्रेजों ने नेग्लेक्ट कर दिया था। उन्होंने पढ़ने के लिए लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, जिसके तहत ABCD इस तरह से पढ़ाया जाता था। तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण बाबा साहब अम्बेडकर भी पढ़े, और जब पढ़े उन्होंने इस समाज को समझा, शिक्षित हुए हो। उसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को बार बार प्रतिवेदन किया। तो एक बार की घटना है, जब गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी, जो कांग्रेस के गांधी है, गांधी जी कह रहे थे कि इस देश को आजाद करो, देश को आजाद करो, हमें तो भारत छोड़ दो। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि अंग्रेजों तुम तो भारत को छोड़ के चले जाओगे। अरे गांधी जैसे लोगों से हमको आजादी कब मिली? कि हमारी जिंदगी जानवरों से बदतर है। और उन्होंने जो प्रतिवेदन दिया था उसकी पुष्टि के लिए जब साइमन जो है बाद में इंडिया आए थे, तो साइमन ने पूरे देश में साइमन का विरोध हुआ। तो बाबा साहब ने उनका स्वागत किया था। तो साइमन ने एक चीज पूछी थी उनको, मिस्टर अम्बेडकर, कि इस चीज को प्रूव करो जो आपने लिखा है कि मेरी जिंदगी, मेरे कम्युनिटी की जिंदगी जानवरों से बदतर है। तो बाबा साहब ने एक जो उस समय अछूत था, दलित शब्द तो अब आया है, हरिजन शब्द तब आया है। अब दलित शब्द है, उस समय हरिजन तो गांधी ने था, उससे पहले अछूत और अछूत एक सचूत होते थे, सचूत और अछूत, ये दो ही शब्द होते थे। तो अछूतों के लिए जो है उस समय है, मतलब अगर उनके लिए जो है कोई भी अधिकार नहीं है। जब साइमन ने पूछा मिस्टर अम्बेडकर इस चीज को प्रूफ करो, तो बाबा साहब जो है एक जो अछूत आदमी है इसको साथ ले गए और एक कुत्ते को भी ले गए, कुत्ते को भी ले गए। और जब कुत्ते को छोड़ा तो कुत्ते की एक आदत होती है, जहां कुत्ता जहां भी पानी देखता है वह मुंह मारता है, जहां भी पानी दिखे वहां मुंह मारता है। तो बाबा साहब ने कुत्ते को छोड़ दिया। जब कुत्ता पानी, जब वहाँ साथ में जो तालाब था वहाँ पर उसने कुत्ते ने पानी पिया, क्योंकि स्वभाव था। जो कुत्ते ने पानी पिया तो कुत्ते को चला गया। तो साहब बाबा साहब ने बोला भाई जो उनके साथ एक अछूत था उनको बोला कि आप भी पानी पियो। जब उसको भी पानी पीने के लिए भेजा, जब वो उसने पानी जो तालाब था वहाँ पर, उसको जब जैसे ही पानी हाथ में तो लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। तो बोला बाबा साहब कहते हैं कि मिस्टर साइमन ये देखो, एक कुत्ता तो पानी पी सकता है पर ये जो अछूत है ये पानी नहीं हो सकता है। ये है हमारी जिंदगी, ये हमारी जिंदगी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसके लिए जो है साइमन की अध्यक्षता में कमेटी बनी और पूरे देश में विरोध हो गया। और उस समय जो है हमको क्योंकि कांग्रेस जो है उस समय बाबा साहब के विरोध में था, पूरा कांग्रेस विरोध में हो गया। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर को इस तरह से पेश किया उन्होंने कि मतलब कि ये जो है भाई आज़ादी नहीं चाहता है, क्योंकि बाबा साहब तो कहते थे कि आज़ादी जो है सबके लिए होनी चाहिए और सबका जो है सबके लिए जो है समता मूलक समाज के निर्माण के लिए उन्होंने सोच रखा था। और जब उनका जो इलेक्ट्रोल सिस्टम है ये इस पे सहमति नहीं बनी थी तो बाबा साहब ने छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए बाबा साहब ने? क्योंकि कांग्रेस लोगों ने, कांग्रेस के लोग जो लोग थे उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी दी थी, मिस्टर अम्बेडकर जिस समाज के लिए आप लड़ रहे हैं ना, हम उस समाज पे उस पे बुलडोजर फेर देंगे, हम जो है वहां पर आगजनी कर देंगे
भाई अगर आपने अधिकार लेना है तो उन लोगों को हम खत्म कर देंगे जिसके आप अधिकार ले। तो बाबा साहब ने अपने अधिकार है उन पर समझौता किया, और जब समझौता हुआ था 1932 में, जब पूना पैक्ट हुआ था, तो पूना पैक्ट में हमको कुछ अधिकार मिले थे। जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो हमको आरक्षण भी थोड़ा समझना है कि आरक्षण किस तरह का मिला था हमारे को। तो उस समय जो पूना पैक्ट है, इसमें 3 तरह के हमको आरक्षण मिले हैं। बाकी आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो आपको शायद इसका पता भी होगा, अगर नहीं भी हो तो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, है ना। तो 3 तरह के जो आरक्षण मिला था उसमें 3 तरह का। तो पहला आरक्षण था क्या? पहला आरक्षण ये था कि रिजर्वेशन जो है इन लोगों को दिया जाएगा। क्यों? किसके बदले में? ये कम्युनल अवार्ड था, मतलब मुआवजा मिला था हमारे को। भाई आपको जो है ट्रांसफर, जो शासन में भागीदारी है, पूरी तो नहीं देंगे और थोड़ी सी देंगे आपको। मतलब क्या देंगे आपको? रिजर्वेशन जो है इस तरह से रिजर्वेशन देंगे कि आपका जो कुछ परसेंट है एमएलए, वो आपका अपने से मांग होगा। तो पहला आरक्षण ये था। दूसरा आरक्षण था कि नौकरी में आपको आरक्षण मिलेगा एज पर द प्रोपोर्शन ऑफ द कम्युनिटी। जितना इस कम्युनिटी मतलब पॉपुलेशन है उस हिसाब को आरक्षण मिलेगा। तो ये हमारे को मिलता है अभी भी। जो तीसरा आरक्षण है ये था कि नौकरी में प्रमोशन आपको, ये भी इसके लिए भी रिजर्वेशन मिलेगा। ये भी मिलता था कल। 1998 में ये बंद कर दिया था। 1998 में ये सरकार जो है, एक नहीं दोनों सरकार ने, जो मनु की सोचने वाली सरकार है, मनु के पक्ष वाले सरकार है, इन्होंने ये आरक्षण 1998 में ही बंद कर दिया। और इसके लिए हिमाचल के एसटी और एससी के लोग इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट तक गए, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वाकई में इनको दे देना चाहिए, पर उन्होंने बोला कि आप टू गवर्नमेंट। और ये जो आरक्षण है हमारा प्रमोशन का, ऑन द काइंड एंड मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जब चाहे तब कर सकती है, पर गवर्नमेंट ने एक ही शब्द बोल दिया कि नहीं, हम तो नहीं देते। और उसमें एक नया शब्द आ गया क्रीमी लेयर का, है ना। इसके बारे में कोई एम्प्लॉई है वो ज़्यादा अच्छा बोलेगा। अब इसके साथ में जो 3 तरह के आरक्षण है, इसके साथ में और एक हमारे को मिला था क्या? एक वोट का अधिकार, 2 वोट का अधिकार। उसमें से 1 वोट, मतलब 2 वोट का अधिकार था ना उनको, तो उसमें से 1 वोट का अधिकार जो मिला 1932 में, तो 1 वोट का अधिकार मिल गया। जब मिल गया था तो उसके बाद सेकंड जो इंडिया 1935 यहाँ पर जो अंतरिम सरकार बनी थी उस समय भारत की, उसमें चर्चा होगी कि वोट का अधिकार तो ठीक है, पर वो कौन लोग होंगे जिनको वोट देने का अधिकार हो। वोट का अधिकार तो दे दिया इंडिया के लोगों को, पर उसका क्राइटेरिया क्या होगा, कौन लोग दे सकते हैं वोट। तो उसमें जो कांग्रेस के जो उस समय कांग्रेस के जो नेता थे बड़े बड़े, उन्होंने ये बोला था कि तब बीजेपी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी या कोई और पार्टी उस समय नहीं थी, क्योंकि उस समय तो कांग्रेस ही थी। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने ये बोला था कि वोट का अधिकार उन लोगों को मिलना चाहिए जो मिनिमम ग्रेजुएट हो। नंबर 2 कंडीशन, जिसके पास 5 कनाल भूमि हो। और नंबर 3, जिसके पास जो इनकम टैक्स पे करता हो। तो 1935 में लगा लो हमारे कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं, कितने टैक्स पे कर रहे होते हैं, और कितने लोगों के पास 5 कनाल भूमि होती है। तो बाबा साहब ने इसका बिल्कुल विरोध किया। उन्होंने बोला कि मेरी आबादी जो है, मेरे लोग जो है, वो ना ही ग्रेजुएट है, ना ही वो पढ़े लिखे हैं, ना ही वो टैक्स पे कर सकते हैं। उनको तो अपने खाने पे जो है अंग्रेज सरकार और जो इंडिया की अंतरिम सरकार थी, उसको इस बात पर राजी किया कि जो है वोट का अधिकार उन लोगों के लिए मिलना चाहिए जिसकी उम्र 18 साल हो, एज ऑफ मेजॉरिटी। जिसका 18 साल हो उसको जो है वोट का अधिकार मिल जाना चाहिए। और ये मिल गया वोट का अधिकार। वोट का अधिकार हमको जब मिला तो उसके बाद पहला इलेक्शन भी हुआ। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, इस पार्टी इंडिया, इससे वो इलेक्शन लड़े और उनका चुनाव चिन्ह क्या था? तो उनका चुनाव चिन्ह था हाथी। उस चुनाव चिन्ह से बाबा साहब अम्बेडकर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन इससे लड़के वो आए थे। और जब आए थे वो उसमें जीत के आए थे और 2 एमएलए जीत के आए थे। और जो बाबा साहब ने
बाबा साहब को जो लास्ट में 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लिए जब उनको के चंडालों ने, जो आज के टाइम में नमोशूद्र बोलते हैं, नमोशूद्र, तो बंगाल के जो नवबौद्ध है ना, नवबौद्ध जो बाबा साहब के बाद वाले बौद्ध है, वो उन लोगों ने जो अब बौद्ध बने हैं, नवबौद्ध बोलते हैं उनको, नमोशूद्र, जो चंडाल जाति के लोग हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत से, और एक जो उनका साथ एमएलए था, और साथ में जो पंजाब के जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे, इनके मेहनत से बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में 1946 में आ गए। और यहाँ पर कांग्रेस का षड्यंत्र खत्म नहीं हुआ। बाबा साहब जिस जगह से इलेक्शन लड़के आए थे, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसलमेर और खुलना, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, और दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी को जब पार्टीशन हुआ था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को बाबा साहब अम्बेडकर और उनके साथ जो जीता था कॉन्स्टिट्यूंसी को उस समय पाकिस्तान में मिला गया। और जो बाबा साहब के साथ लड़ा जो दूसरे थे, वो जो है पाकिस्तान के कानून मंत्री बने हुए हैं। और बाबा साहब ने, जबकि बंगाल जिस एरिया से आए थे, जिस एरिया से वो चुन के आए थे, वहां पर हिंदुओं की संख्या 55 थी। सिर्फ शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 35% था, और जो हिंदू थे वो 55% थे। और उस समय का जो पार्टीशन का जो ये था, सिस्टम था कि जहां पर बहुल इलाका है, हिंदू बहुल है, वो इंडिया में ऐसा था कि इंडिया में रखना है। पर उनके कॉन्स्टिट्यूंसी को तो पाकिस्तान मिला लिया। जब पाकिस्तान में मिला लिया तो बाबा साहब अम्बेडकर कहाँ के एमपी बने? पाकिस्तान के। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको रिजाइन कर दिया था, कि बोला था कि मेरे जो लोग हैं जिनके लिए काम करना था मुझे, जिनकी व्यवस्था हमने लानी थी, अच्छी करनी थी, वो तो इंडिया में रहे, मैं पाकिस्तान आके क्या करूँगा? तो उन्होंने यहाँ से रिजाइन कर दिया। जब रिजाइन कर दिया तो जो है बाबा साहब के लिए खिड़की और दरवाजे दोनों बंद कर दिए, दोनों बंद कर दिए। देखते बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में कैसे आते हैं। ये कांग्रेस के जो समय के हुक्मरान थे, उन्होंने कहा था। तो बाबा साहब ने, वो तो अब एमएलए एमपी नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया था, जो अंग्रेज थे, अंग्रेज हुकूमत के बार उनके उनसे मिलते थे कि हमारे लोगों की हालत कैसी है, इनको सुधारना है, कैसे सुधारना है। तो इसी टाइम में एक कांग्रेस के एमपी थे, उनका नाम था एमआर जयकर। वो जो है कांग्रेस के विरोध में हो गए, गांधी के विरोध में हो गए। जब विरोध में हो गए, नेहरू के विरोध में हो गए, सरदार पटेल के विरोध में हो गए, तो दिखती बात है ना कि एक संगठन में अगर उस समय जो हुक्मरान थे, कांग्रेस के जो नेता थे, वो इतने मजबूत थे, तो एमआर जयकर को जो है उनको उनके साथ बनी नहीं, और इनको रिजाइन करना पड़ा। जब इन्होंने रिजाइन किया तो उस समय गांधी ने बोला था कि हमको जो है जरूरत है, क्योंकि जो संविधान बनाने की अगर कुव्वत थी किसी में, वो थी एमआर जयकर में और बाबा साहब अम्बेडकर में। तो एमआर जयकर के पास वो झुकना नहीं चाहे, तो बाबा साहब को उनको जो जयकर के कॉन्स्टिट्यूंसी को जब खाली हुई थी, वहां से नॉमिनेट करके बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूंसी में ला गया, और इसमें जो ड्राफ्टिंग कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया। जब चेयरमैन बनाया तो संविधान 90,000 शब्दों में बाबा साहब ने लिखा, और लिखने के बाद क्या बोला बाबा साहब ने? उन्होंने बोला कि मैं जो है इस संविधान के अंदर मैंने सब कुछ लिख दिया है, ये मैंने इस संविधान के अंदर मैंने सब कुछ रखा है। अगर ये चाहिए तो इसके अंदर जाओ। देखा इस तरह का फोटो बाबा साहब, इस तरह का फोटो है ना, पर ये ऊपर को नहीं था, एक्चुअल में ये है, मैंने आप लोगों के लिए, बाबा साहब बोलते हैं, मैंने आप लोगों के लिए इस संविधान में सब कुछ प्रोविजन रखा है। मतलब किसी शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं, किसी शेड्यूल कास्ट के लिए, भारत के देश के लोगों के लिए, सबके लिए एक समान कानून, सबके लिए जो प्रावधान है वो मैंने इस कानून में इसके अंदर रखा है। अगर ये चाहिए ना तो इसके अंदर जाओ। इसके अंदर का मतलब है कि संसद में जाओ, विधानसभा में जाओ। और विधानसभा में क्यों जाओ?
क्योंकि बाबा साहब खुद तो कहते थे पॉलिटिकल पावर इज द मस्ट की विच ओपन्स ऑल द डोर। आज के टाइम में हम बोलते हैं भाई जो हमारा समाज है वो पिछले समाज है, वो पिछले समाज है। वो बोलते हैं अगर बोले भाई डॉक्टर साहब आपको एमएलए लड़ना है, नहीं 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 मैं तो नहीं लड़ूंगा, एक बढ़िया है अपने जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने ऊपर नहीं लेना है। तो हमारा समाज जो पिछलग्गू है, हमारा समाज जो है हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज जो है, बाबा साहब ने वोट का अधिकार किस लिए दिया? वो इसलिए दिया ताकि बिना युद्ध के, क्योंकि मनुस्मृति में तो बोला है कि अगर किसी शासन पे हुकूमत करना है तो उसमें बोला है कि क्षत्रिय जो क्षत्रिय वर्ण का आदमी है वो जो है लड़ेगा, सैनिक लोग लड़ेंगे, फिर दूसरे सेना को हराएंगे, तब जाके उन पे विजय प्राप्त होगा, तब जाके राजा बनेगा। तो बाबा साहब बोलते हैं कि जो राजा बनेगा वो जो है यहाँ से नहीं बनेगा, लड़ाई से नहीं, खून नहीं होगा, अहिंसा के द्वारा माध्यम से हम राजा बन सकते। कैसे? वोट के माध्यम से। और ये जो वोट है, जो सत्ता की चाबी है, वो कहाँ से आती है? वो आता है वोट से। और वोट कब दिया हमारे को? 1932 में। कब? 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था तो वोट का अधिकार था हमको उस समय ही मिल गया था। तो किसी भी समाज में, किसी वर्ण में क्या आपको कभी इलेक्शन लड़ने से मना किया? क्या हमारे लोगों को इलेक्शन लड़ने से मना किया? नहीं किया। कि हमारे लोगों को कभी इलेक्शन लड़ने से मना किया? हमारे लोगों को मना नहीं किया। पर हमारे लोग खुद ये चाहते हैं कि नहीं, भगत सिंह तो पैदा हो पर मेरे घर में पैदा ना हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो, है रानी तो होनी चाहिए नहीं, हिमाचल में सरकार तो बननी चाहिए। किसके सरकार बननी चाहिए? अपने लोगों की। अपने लोग कौन लोग अपने? तो इनकी नजर में कौन लोग अपने हैं? वो लोग अपने हैं जिनको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, जिनको शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, जिनको माइनॉरिटी बोलते हैं, जिनको ओबीसी, ये अपने लोग हैं। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं ये अपने लोग, यही नहीं अपने लोग। बाबा साहब ने सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, एसटी एससी ओबीसी इन्हीं के लिए भी काम नहीं किया। इस संविधान में जो प्रावधान रखा है, तो ये जो सबके लिए प्रावधान रखा है, तभी बोला है कि बाबा साहब ने समतामूलक समाज के निर्माण के लिए जो उन्होंने सोच रखा था उसको हमने संविधान के माध्यम से उनको लागू करा। और ये संविधान में किसी भी जाति और किसी भी नस्ल के हिसाब से भेदभाव नहीं होगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं। अगर आज के टाइम में अगर हम बोलते ना जी भाई सरकार तो हम बनाएंगे, सरकार हिमाचल में बनाएंगे, एसटी एससी की सरकार बनती है, वे सवर्ण लोग जो चल रहे ना इनकी ऐसी की तैसी, अगर ये बोलते तो ये इस चीज को ध्यान रखना कि ये अम्बेडकरवाद नहीं है, ये अम्बेडकरवाद नहीं। अम्बेडकरवाद का मतलब क्या है? समतामूलक समाज की स्थापना करना। मतलब अगर आप किसी पोजीशन पे पहुंचते हैं कहीं, तो वहां पर आपने किसी भी रूप में आपने भेदभाव नहीं करना है। इसको बोलते हैं समतामूलक समाज, इसी को बोलते हैं अम्बेडकरवाद। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कभी जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए कहा है कि जुल्म के खिलाफ हमको लड़ना है, पर किसी को यह नहीं कहा कि आप जो इस जाति को हमने गाली देना है, उस जाति को गाली। संविधान के प्रावधानों के हिसाब वो उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन ये लोग सड़कों पे उतर जाएंगे तो उस दिन समझ लेना हमारा समाज जाग रहा है। मतलब ये इस बात की हमको खुशी होनी चाहिए कि अगर आज के टाइम में 70 साल बाद मनुवादियों सरकार रही है, मनुवादियों की कांग्रेस और बीजेपी की लगातार सरकार रही है, और 70 साल के बाद भी आज अगर ये आयोग की मांग कर रहे हैं तो कुछ तो बात है कि इस संविधान में जिसके विरोध में खड़े हुए, कुछ तो बात है ना। तो इस संविधान को ये खत्म करना चाह रहे हैं क्या आप लोग? इस संविधान को समतामूलक समाज के निर्माण के लिए, क्या अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए हम क्या इस संविधान को बचाना चाह रहे हैं? क्या हम इस संविधान को बचाना चाह रहे हैं? ये आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा क्वेश्चन है हम लोगों के बीच कि हम अपने संविधान को बचाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमको आप करने की जरूरत है। क्या करना है हमको? स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आप लोगों को एक अपनी राय देता हूं कि अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन ये जो है
ये इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं होना चाहिए, कि यूनिवर्सिटी में इलेक्शन हो इसके लिए नहीं होना चाहिए। इलेक्शन आप यूनिवर्सिटी में अगर जीत पे जाएंगे तो क्या होगा, क्या कर लेंगे आप लोग? आप 10,000 स्टूडेंट में एक प्रेसिडेंट बना लेते हैं, तब क्या कर लेंगे आप? क्या व्यवस्था बदल देंगे? हिमाचल की व्यवस्था बदल देंगे? ये नहीं कर सकते। और पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं कि देश का भविष्य कौन है? ये बच्चे। देश का भविष्य बच्चे। मैं इस बात में नहीं रख रहा। देश का भविष्य है बच्चे नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले लोग देश का भविष्य नहीं बनाते। देश का भविष्य है, देश की व्यवस्था है, देश के लिए नीति निर्धारण है, ये बच्चे नहीं बनाते। बल्कि आप क्या खाएंगे सुबह, आप शाम को क्या खाएंगे, आप कल क्या खाएंगे, मलका की दाल खाएंगे कि आप चने की दाल खाएंगे, ये आपकी सरकार तय करती है ना। सोसाइटी में कभी मूंग की दाल देते, कभी जो है आपको मलके की दाल देते हैं ना। ये सरकार आपकी तय कर रही है, और आपने क्या पढ़ना है और कितने रुपए में पढ़ना है, ये आप स्टूडेंट तय नहीं करते। यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट इस चीज को तय नहीं करता है। और वो जो अगर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट अगर तय कर रहा होता तो इतने सालों से यहाँ पर जो संघर्ष चला था कि फीस हाइक वी अपोज, ऐसे नारे लगाते थे, फीस हाइक वी अपोज, तब तो अब तक फीस जो है कम हो चुका होता। जबकि वो प्रेसिडेंट बन चुके हैं ना, तो फीस भी कम होना चाहिए था। मतलब इसका मायने ये है कि आप जो है सत्ता की चाबी यहां पर नहीं, जहां से पॉलिसी मेकिंग होता है। पॉलिसी मेकिंग कहां होता है? विधानसभा और संसद में, जहां पर आपका ये लिखा जाता है कि 600 रुपए में आपको लॉ करना है कि 6,000 रुपए में लॉ करना है। पहले 600 में होता था, आज 6,000 में हो रहा है, और कल जो है ये 60,000 में होगा। क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के जो एजुकेशन हमको जो राइट्स दिए, हमको बोलने की शक्ति है, हमको जो राइट टू स्पीच है, राइट टू वोट है, और जो आपको रिजर्वेशन मिला नहीं थी, जिसमें आप अफसर बन रहे हैं, जो ST SC OBC के लोग, या अगर HS बन रहे हैं, IAS बन रहे हैं ना, तो इनको इस चीज से तकलीफ है। अगर आपकी कदर है तो इसलिए है क्योंकि बाबा साहब ने जो बाबा साहब के संघर्ष के बाद हमको जो एक वोट का अधिकार है, अगर ये वोट का अधिकार, मतलब ये समझ लो, जो मनुवादी लोग हैं, ये आपसे इतना मतलब आपको सम्मान ये नहीं देना चाहते, ये आपको प्यार नहीं करते, आपको इनके वोटों से, आपके वोटों से इनको बहुत प्यार है। अगर नहीं होता तो जब आप रूठते हैं ना, जब के हमारे बुजुर्ग हैं, सब तो अम्बेडकरवादी नहीं है, हमारे समाज में सब अम्बेडकरवादी तो नहीं है। तो जो हमारे बुजुर्ग है, जो हिमाचल का जो SC और ST का जो जनसंख्या है, वो तो ट्रेडिशनल रूप से कांग्रेस का वोट रहा है ना, वो अम्बेडकरवादी तो नहीं है। 5वें साल में, चौथे साल में जब इलेक्शन का टाइम आता है तो कुछ लोग रूठ जाते हैं, और मैं रूठ गया जी कांग्रेस से, मैं तो खानदानी कांग्रेस, मेरे पिताजी भी कांग्रेस, और उनके पिताजी भी कांग्रेस थे, और मैं भी कांग्रेस, और मेरा काम नहीं किया और मैं रूठ गया। रूठ गया तो ये मेरे घर में आएंगे, कह रहा जी क्या दिक्कत होगी बताओ ना, मेरे पैरों में पड़ जाएंगे उस दिन। ये जो ताकत है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट के माध्यम से दिए कि एक जो है अछूत के घर में अगर कोई द्विज जाति का आपके हाथ जोड़ के खड़ा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि बाबा साहब अम्बेडकर में इतनी ताकत थी कि बाबा साहब अम्बेडकर के बाद 60 साल बाद अगर आप कोई कदर कर रहे हैं ना, तो वो उस वोट के कारण जो बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए। एक बार की बताता हूँ, एक बार की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर को भिलाई जाना था, उससे जरूरी था, उनका ट्रेन भी जाना था। तो वो जैसे ही रेलवे स्टेशन पर आए थे तो उनके घर से एक दौड़ता हुआ लड़का है, उन्होंने बोला साहब, बाबा साहब को सब साहब बोलते थे, साहब भी आपके घर में बहुत भीड़ है, आपके घर में बहुत भीड़ है, भी क्या हुआ है?
भी पता नहीं साहब, मैं बता नहीं सकता हूँ, आप चलो। बोला नहीं, मुझे तो जाना है। तो जब उन्होंने बार बार, जो लड़के ने बार बार बाबा साहब को आग्रह किया भी आपको चलना है, जब उन्होंने देखा तो उनके घर में बहुत भीड़ लगी है, उनके घर में बहुत भीड़ लगी है। और उन्होंने जाके देखा तो उनका चौथा बेटा राजरत्न, 3 बच्चे तो उनको पता ही नहीं था कि कब मरे, क्योंकि जब वो 3 बच्चे मर गए थे तो वो विलायत में थे। और ज़्यादातर क्या हुआ कि पैसे के अभाव में ही बच्चे मरे। तो चौथा बेटा जिस दिन मरा था, तो बाबा साहब जो है जब वापस आए, उन्होंने देखा कि चौथा बेटा जमीन में पड़ा है। रमाबाई अम्बेडकर उनकी पत्नी थी, उन्होंने बाबा साहब को पकड़ लिया छाती से। उन्होंने कहा कि साहब, आपके समाज सेवा ने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरा चौथा बेटा जो है ये राजरत्न आज जो है मेरे कलेजे का टुकड़ा, आज धरती पर पड़ा, ये मर गया। तो आप तो कह रहे थे कि ये एक दिन अफसर बनेगा, आप कह रहे थे कि ये जो बेटा है राजरत्न, ये एक दिन अफसर बनेगा, कि देखो आपके समाज सेवा ने इस बच्चे को भी बलिदान कर दिया। तो बाबा साहब उन्होंने ये कहा कि रामू, ये सत्य है कि मैं इस बच्चे को अफसर नहीं बना पाया, पर एक टाइम आएगा, मैं इस शब्द का कसम खाता हूं कि एक टाइम आएगा, करोड़ों करोड़ों लोग इस देश में एक दिन अफसर बनेंगे। और आज बन रहे हैं अफसर। तो जो अफसर बन रहे हैं, ये है रिजर्वेशन की देन, यह है रिजर्वेशन की ताकत, जिस ताकत को ये जो मनुवादी लोग हैं ये खत्म करना चाहते। ये चाहने से, इनके चाहने से तो होगा नहीं, चाहने से किसके होगा? इस सरकार के चाहने से होगा। जिस दिन इन्होंने चाहा आज बंद, बिल्कुल आज इन्होंने घोषणा कर दी कि रिजर्वेशन बंद, तो आज देखिए। तो हमको ये अपने दिमाग में रखना है कि क्या हमको मनु की सरकार चाहिए कि अम्बेडकर की सरकार चाहिए? कि अगर मनुवादियों की सरकार चाहिए तो एक नहीं, आपका हजारों पार्टी है। आप कांग्रेस को वोट देंगे तो फायदा मनु का, अब बीजेपी को वोट देंगे तो मनु का ही फायदा होगा। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, हम यहां बोलते जय भीम, जय भीम तो बोलते, पर हम बाबा साहब की बात को तो मानते नहीं। बाबा साहब पूजने की चीज तो है नहीं। बाबा साहब ने बोला मैं पूजने में मैं किताबों को मिलूंगा, बाबा साहब को तो पढ़े नहीं लोग। तो बाबा साहब ने जो तक निर्माण होता उससे पहले ही उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस का 5 पैसे का भी मेंबर नहीं बनना, जो है जलता हुआ घर है, जो भी जाएगा इसमें जल जाएगा। तब बीजेपी नहीं थी, बीजेपी नहीं थी। और जब ये लोग जितने भी पार्टी है, मनु की ताकत वाली पार्टी, मनु की बात करने वाली पार्टी है, इनडायरेक्टली जो बात करते हैं, कई डायरेक्टली बोलते हैं, डायरेक्टली किसी भी रूप में अगर सोचा जाए तो आज के जो ऑपरेस क्लास के लोग हैं, SC ST OBC, ये बड़े पावरफुल हैं। पर सिर्फ वही है कि जिस दिन कांग्रेस के पीछे खड़े हो गए, कांग्रेस मजबूत, यहां से आके बीजेपी के पीछे खड़े होते, बीजेपी मजबूत। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस दिन ये बनाया था, तो संसद से बाहर आते कृपलानी थे, वो बोलते कि अम्बेडकर बड़े खुश नजर आ रहे होंगे, आज क्या बात, आप लोग बोल तो नहीं हो रहे? नहीं सर। तो कृपलानी बोलते हैं कि मिस्टर अम्बेडकर बड़े खुश नजर आ रहे हैं। भाई आपकी खुशी का जो है ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं, आपकी खुशी। भाई ऐसा क्यों? बोला खुश क्यों है? बोला मैं खुश इसलिए हूं कि मैंने आज राजरानी का ऑपरेशन कर दिया। मैंने राजरानी का ऑपरेशन कर दिया है कि आपके पास रानी जो है राजा पैदा नहीं कर पाई, अदरवाइज रानी का बच्चा ही राजा होता था ना। तो बोला कि रानी का बेटा राजा नहीं बनेगा तो राजा तो बनेगा, कहां से बनेगा? मत के पेट से पैदा होगा। बोले ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये आपकी संख्या ज्यादा है, बेशक ज्यादा है, पर आपके जो संख्या है उनको हम खरीद लेंगे। कृपलानी ने ये बात कही कि ज्यादा खुश, पर हमारे लोग की, क्योंकि हमारे लोग अभी वोट की अहमियत को समझ नहीं पाए हुए। वो क्या कहते हैं जब भी इलेक्शन आएगा ना, बात तो बड़ी अच्छी है, नहीं जी बात बड़ी अच्छी है, सरकार बना तो सकते हैं, पर मेरे एक वोट से क्या होगा? और ये बोलते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा?
तो मैं कहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वन वोट वन वैल्यू दिया है। नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय जयराम ठाकुर और एडवोकेट मंगेश जिस दिन वोट करने थे कैलाश नेगी, उस दिन सबकी एक अहमियत होती है। नरेंद्र मोदी का भी एक वोट तो मेरा भी एक वोट। और 85% जो भारत के मूल निवासी है, जिनको हम जब तक अलग एरिया है, जिनको अल्पजन कहा जाता है, और जिस दिन इकट्ठे हो जाए कि बहुजन हो जाएंगे, तो बहुजनों को ये पता नहीं है। और ये पता किसको है? जयराम ठाकुर को पता है। माननीय जयराम ठाकुर को ये पता है कि मेरे एक वोट से क्या होगा। इसलिए आपके पीछे जो है अपने लोगों को लगाए रखते देखना भाई। वो जो घर है ना, वहां पर पक्का ध्यान रखना, वहां पर 8 वोट है भाई, एक भी वोट बाहर नहीं आना चाहिए, सब बीजेपी को करना चाहिए। दूसरी तरफ में भी देखना यार, इस पिछले बार तो कांग्रेस ही थे भैया, इस बार पता नहीं कांग्रेस को देंगे, इनके पास क्या होगा। मतलब जो एक वोट की पावर ताकत है ना, वो इनको पता है। जिसके पास वोट कम है, जो भारत देश में 15% लोग हैं, उनको इस वोट की ताकत का अंदाजा है। और जिन लोगों जो 85% जो बहुजन है, जिनके पास वोट है, उन लोगों को अपनी ताकत का पता नहीं है। तो इसलिए वोट जो है, वोट के ऊपर आज नोट भारी हो जाए। और जिस दिन वोट भारी हो जाएगा, जिस दिन बहुजन लोग, अल्पजन जो 6,743 जातियां, हिमाचल में सिर्फ शेड्यूल कास्ट में हिमाचल नहीं, आज 56 जातियां हैं जिसमें रखा है। जिस दिन ये 56 जातियां इकट्ठी हो जाएंगी ना, तो शेड्यूल कास्ट इकट्ठे हो गए, उसको शेड्यूल ट्राइब में जो वहां पर जो व्यवस्था है, वहां जाति तो होती नहीं, वहां पर समुदाय होता है। तो मैंने कहा था ना कि 85% लोगों की जातियां होती हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति होते हैं। बाकी का क्या है? बाकी जो है वर्ग होता है। और जो ये 85% लोग हैं, एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये आज के टाइम में 6,743 जातियों में बटी हुई है। जिस दिन ये इकट्ठे हो जाएंगे, उस दिन अल्पजन से बहुजन हो जाएंगे। और जिस दिन बहुजन बन जाएंगे ना, तो आप लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों का काम है कि गांव में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बताना, इस हद तक पहुंचाना कि हमारी जो पार्टी है, जो हमारे हितों की पार्टी है, वो कौन सी है। क्योंकि पहले तो आप समझ लें कि कांग्रेस और बीजेपी क्या, और कम्युनिस्ट पार्टी क्या, और पार्टियां क्या हमारे हितों की है। अगर इस बात को समझने में आप लोग सफल हो गए, तो उनको अगला उनको बताना है, जो गांव के लोग हैं। क्योंकि उनको अगर आप बोलेंगे ना कि बाबा साहब ने ये किया, हाँ तो किया हो ना, हमको क्या नहीं है, हमको तो कांग्रेस नहीं किया ना आजाद, वो ये बोलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जब तक हमको भी पता नहीं था, तो हम भी तो कहीं ना कहीं तंग थे ना। मतलब ये कमरा अगर लाइट हो जाए तो अंधेरे में, लाइट जलाए तो उजाला। ऐसे ही अगर आप जागृत हो गए ना, तो आपको पता लगेगा कि हमारे पार्टी हितों की कौन सी नहीं है। पहले है वाली बात नहीं करनी है, कौन सी पार्टी आपके हितों की है, मतलब नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद देखना है कि आपके पास कौन सी पार्टी आपके हितों की है, जो समतामूलक समाज की निर्माण के लिए हो गया। हाँ, तो 1950 में भारत देश का संविधान लागू हुआ। उसके बाद हिंदू कोड बिल का विरोध हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजाइन किया, है ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर जो है 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण हुआ। और उनकी बातों को देखो, उन्होंने कोई पार्टी नहीं बनाई, उनकी पार्टी जो बनी थी, जिससे इलेक्शन लड़े थे, वो इलेक्शन लड़े थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया से। उसके बाद उन्होंने ये सोचा था कि मैं एक पार्टी बनाऊंगा, एक विचारधारा करूंगा, उनके विचारधारा के हिसाब से एक पार्टी बनी। इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग पढ़े लिखे कि बाबा साहब ने जिस बात को हमको बोला है, इस बात को सिर्फ ये याद रखना है। सबसे पहले तो आपने शिक्षित बनना, आप तो बन रहे, अब लोगों को बनाना। दूसरा, संगठित रहना है, अब इतने तो रह गए कम से कम। ये बड़ी बात है। दुनिया के जितने भी दिमाग हैं, दुनिया के जितने भी दिमाग है, उनके साथ कोई नहीं हो सकता।
जो फॉलोअर हैं उन्होंने इतना साम्राज्य खड़ा कर दिया। देखो जिस दिन माओ, जिस दिन क्या नाम है, कार्ल मार्क्स, ये मतलब ये निधन हुआ था इनका, तो इनके साथ कोई नहीं थे। और बाबा साहब जिस दिन जो वर्ल्ड के छठे दिमाग है इनका निर्माण परिनिर्माण हुआ था, तो लाखों लोग सड़कों पे, सबको ये पता था कि बाबा साहब जो है हमारे लिए क्या करके गए। बस वो इसी बात में लगे रहे कि बाबा साहब उनको पूजना, सिर्फ उनको पूजना नहीं। तो पूजने से बात नहीं बनती, बाबा साहब की बातों को मानने से बनती है। तीसरी बात है संघर्ष करना। संघर्ष किससे करना है? संघर्ष ये नहीं है कि आपने इकट्ठे होकर लड़ना है, ये संघर्ष नहीं है। संघर्ष ये है कि आपने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी करनी है, आपने इसमें से अफसर भी बनने हैं, इसमें प्रोफेसर भी बनने हैं, क्लास 3 भी बनने हैं आपने। क्योंकि हम वो लोग हैं, इस बात को ध्यान रखना, हम वो लोग हैं जिसने पाने की संघर्ष से, पाने की हमको संघर्ष से मिला है। अगर हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आज कोई डॉक्टरेट कर रहा है, कोई रिसर्च कर रहा है, तो बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब की जो संघर्ष है उसको ही आगे लेना है कि बाबा साहब ने इन संघर्ष करते हुए अपने 4 बच्चे इस समाज के लिए कुर्बान किए हैं। तो हमने भी वो राजनीतिक जो संगठन है उनका काम होता है, आपने तो लोगों को जगाना है, शिक्षित करना है ना आपको। तो इस विचारधारा को फैलाने के लिए जितना मर्जी फैला दो, लोग तो इसी तरह से यार परे बरकरार रखना है। और बाबा साहब की एक बात को रखना है कि बाबा साहब ने लास्ट में लिखा था कि मैं इस संघर्ष को, इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहां तक ले आया, हो सके तो इसको आगे बढ़ाना, हो सके तो इसको आगे बढ़ाना, अगर नहीं हो सके ना तो इसको यहीं पे रोक देना, यहां से पीछे आने मत देना। तो हम जो आज सूट और बूट में तो किसने दिया है? बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से हमको आज